हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का लास्ट चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी खाने को लेकर किस तरह से गवर्नमेंट हमारा ख्याल रखती है। और जो भी खाना होता है, यानी कि आज़ादी के बाद देखेंगे 1947 के बाद, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया कि क्या होगा कि देखो क्या होता था कि पहले 1947 के पहले जब देश हमारा आज़ाद नहीं था तो काफ़ी लोग बेचारे भूखमरी से मर जाते थे, ठीक है। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने नया सिस्टम निकाला कि आज से ये सिस्टम जो है, अब दोबारा ये चीज़ नहीं होगा कि लोग बेचारे भूखे से मरें। तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया कि आज के बाद जितना भी आज़ादी के बाद सिस्टम बनेगा, जो खाना प्रोड्यूस होगा, जो राइस प्रोड्यूस होगा, जो गेहूँ प्रोड्यूस होगा, उसको क्या रखा जाएगा, स्टॉक में रखा जाएगा, ताकि अगर कभी आपदा आती है भविष्य में भारत पे, तो जो गेहूँ वगैरह चावल वगैरह रखी रहेगी, ये हम उनको एक सिक्योरिटी के तौर पे देंगे। चैप्टर का नाम ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, किस तरीके से भारत में खाने को सिक्योर किया जाता है और जब कोई आपदा आता है तो लोगों को खाना दिया जाता है ताकि लोग भूखे ना रह सकें। देखो आज का जो चैप्टर ना, मेरे बगल में थोड़ा कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो हो सकता है हल्का हल्का आवाज़ आ रहा हो, ठीक है। तो उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, हल्का सा म्यूजिक चलता रहेगा, तो उसको छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हल्का हल्का म्यूजिक आता रहेगा तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। पहला हमारा इंट्रोडक्शन आता है, कह रहा ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा। यानी कि अगर फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो फूड मतलब हो गया खाना, और सिक्योरिटी मतलब हो गया सुरक्षा। यानी कि किसको देना सुरक्षा, खाने को सुरक्षा देना। तो कब होगा सुरक्षा, इसका मतलब सीधा सिंपल सा मतलब ये होगा, ऐसा सिक्योरिटी फूड पे जब क्या हो, कभी कोई आपदा आए तो उसको हम आसानी से अवेलेबल कर सकें, यानी कि उपलब्ध हो, ठीक है। जब भाई स्टॉक में रहेगा, जब गोडाउन में पड़ा रहेगा खाना, तो कोई भी आपदा आएगा तो गवर्नमेंट उसको निकाल के देगी लोगों को, तो काफ़ी आसानी से क्या हो रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है। फिर दूसरा आता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आसानी से लोगों को क्या हो सके, प्राप्त हो सके, ठीक है। और तीसरा आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि लोग सस्ते में उसको खरीद सकें। अब देखो जब किसी के पास गांव में बाढ़ आता है, जैसे मान लेते हैं एक ज़िला है कोई, ठीक है, उस ज़िले में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो उस ज़िले में जितने भी लोग होंगे उस बाढ़ से क्या हो जाएंगे, बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो घर और सब तबाह हो जाएगा, जो भी पैसा होगा, खाना होगा, सब बह जाएगा फ्लड में, बाढ़ में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का जो स्टॉक होगा जिसमें वो चावल गेहूँ रखी रहेगी, उस स्टॉक को निकालेगी और उस ज़िले में जितने भी लोग होंगे गवर्नमेंट क्या करेगी, बंटवा देगी, जिसकी वजह से लोग आसानी से उनको उपलब्ध हो जाएगा, आसानी से प्राप्त भी हो जाएगा, और हो सकता है आसानी से उनको अफोर्ड भी मिल जाए। यानी कि हो सकता है जब मान लेते हैं वैसे गेहूँ खरीदने जाएंगे या चावल खरीदने जाएंगे दुकान पे, 30 रुपये 32 रुपये किलो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई आपदा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हो सकता है उसको जो खाना है बंटवा देगी फ्री में। अगर मान लो ज़्यादा डिमांड है तो क्या करेगी, 5 रुपये 10 रुपये लेके लोगों को बंटवा देगी, ताकि जो लोग हो अच्छा आसानी से क्या हो सके, खरीद सकें। तो उसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। जबकि एक ही समय पे सारे लोगों को क्या हो सके, मिल सके। तो यहाँ पर लिखा है, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है कि फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। क्या लिखेंगे, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। यानी कि हर समय कभी भी अगर आपदा आता है, किसी भी समय, किसी भी महीने में, तो सरकार क्या करे, उस सिक्योरिटी वाले फूड को, यानी कि जो स्टॉक में रखा है उसको निकाल के लोगों को दे सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा पब्लिक जो फूड सिक्योरिटी होता है, जो गवर्नमेंट का इसका रखती है, ठीक है। फिर कह रहा था पुअर हाउस होल्ड आर मोर वैल्यूएबल टू फूड सिक्योरिटी। कह रहा है जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बाकी जो अमीर लोग होते हैं उनके तो अकाउंट में पैसा होता है, कोई बाढ़ भी आता है तो बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो बाहर जाके वो खा सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, तो उनको सब खाना वगैरह देने के लिए, दाल चावल सब्जी देने के लिए गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को क्या करती है, स्टॉक में संभाल के रखी रहती है, ठीक है। ये हर साल ऐसा होता है। अब जो देखो, अब जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो खाने वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब आपदा आने के बाद, कहीं बाढ़ आने के बाद, कहीं सूखा पड़ने के बाद, कहीं कुछ आने के बाद, उस सिस्टम का नाम है फूड सिक्योरिटी, यानी PDS, या क्या कह सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो खाने को क्या करती है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है और कोई आपदा आ गया तो, ठीक है। तो क्या नाम है, PDS। इसका MCQ में आ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है PDS का, तो यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि लोगों में बांटने वाला सिस्टम, ठीक है। तो जो खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है तो गवर्नमेंट का जो स्टॉक रहता है उसमें चावल दाल सब्जी नहीं रहता है, चावल और गेहूँ रहता है, खासकर दाल रहती हैं, उसको निकाल के लोगों को दिया जाता है। कौन देता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देता है। अगला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी और क्या होता है और कैसे हम जान सकते हैं, और डिटेल में देखते हैं।
कह रहा है जो फूड सिक्योरिटी होता है, यानी कि जो फूड है, जो खाना है, वो सबके लिए ज़रूरी है। बिना खाने के हम हफ्ता भर से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर बार हमेशा लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखो कह रहा है हम कैसे जान सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टर्म आता है अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी हमने ऊपर देखा है, जो आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, आसानी से हमको मिल सके। तो वही कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर, जैसे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल प्रोड्यूस होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करता है वो भारत करता है। तो वही कह रहा है कि जो ऐसी अवेलेबिलिटी हो कि यानी कि उसी कंट्री में सबसे ज़्यादा चावल क्या हो, उत्पाद हो या प्रोड्यूस हो। तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है। तो चावल की कमी हमें कभी नहीं होगी पूरे ज़िंदगी में, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, जब तक इंडिया रहेगा, तब तक हमें कभी भी चावल की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल होता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको स्टॉक में रख देती है। बाकी जो चावल बचता है उसको दूसरे कंट्री में भेज देती है खाने वगैरह के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट गैलरी, देखो दिया भी है कि कुछ खाने को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और कुछ खाने को बाहर भेज दिया जाता है दूसरे कंट्री में बेचने के लिए, और कुछ कंट्री को यानी कुछ खाने को स्टॉक कर लिया जाता है, यानी कि रख लिया जाता है गोडाउन में। अगर कोई आपदा वगैरह आता है तो लोगों को खाना क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके। सबसे पहला क्या हो गया, अवेलेबिलिटी, यानी कि हर कंट्री में अगर फूड सिक्योरिटी को हटाना है, यानी कि फूड मतलब खाने को मतलब दिक्कतों को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फूड को स्टॉक में रखना पड़ेगा, यानी कि सबके लिए क्या करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरा आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सही टाइम पे क्या मिल सके, हमको एक्सेस मिल सके, प्राप्त हो सके खाना। मान लो आज क्या है, हमारे पास अचानक से बाढ़ आ गया किसी गांव में, ठीक है। उस गांव में अगर खाना आज बाढ़ आया है तो कल खाना मिल जाता तभी ठीक है। अब पता चले कि आज बाढ़ आया, खाना मिला हमको एक हफ्ते बाद, तो क्या फ़ायदा उस खाने का। तो वही कह रहा है कि फूड एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है फूड इज़ विथ इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि कम से कम समय के अंदर हर इंसान के पास क्या मिल जाए, खाना पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हम एक्सेसिबिलिटी, यानी कि काफ़ी आसानी से खाना पहुंच जाए हर लोगों के पास, ठीक है। फिर कह रहा है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आसानी से उसको हम क्या कर सकें, खरीद सकें। तो ये कह रहा है अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी, यानी कि एक गरीब के पास भी इतना रुपया हो कि वो चावल दाल और क्या बोलते हैं गेहूँ को खरीद सके और उसका अपना पेट भर सके। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो चावल है, जो गेहूँ है, जो दाल है, उसकी जो कीमत है वो कम से कम रखे, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी उसको खरीद सके। तो उसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। क्या बोलते हैं, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी में बता सकते हैं। अब देखो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्यों होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को क्यों खाना रखना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, कहीं अचानक से अगर क्या आ गया, आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, तबाही आ गया इंडिया में, मान लो कहीं बहुत बड़ा क्या आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, बहुत बड़ा फ्लड आ गया, यानी कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, बहुत बड़ा क्या होगा, जो क्रॉप्स है वो फेल हो गया, यानी कि इसी मौसम के कारण बस जो सारे फसल है वो बर्बाद हो गए। तो क्या होगा, साल भर के लिए तो खाने की कमी हो जाएगी। उस कमी को हटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, खाने को स्टॉक में रखना पड़ेगा, यानी कि जो हर साल का जो चावल उत्पाद होता है, जो गेहूँ उत्पाद होता है, उसमें से 50% क्या करेगी, रखेगी, ताकि अगर कहीं ऐसा हो जाए ताकि इंडिया को पूरे साल भूखा ना रखना पड़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड सिक्योरिटी को बनाएगी, एक गोडाउन बनेगी और उसमें दाल चावल गेहूं को रखेगी, ताकि अगर कोई आपदा आता है तो उस आपदा में लोगों की पेट भरा जा सके, ठीक है। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, खासकर गरीबों के लिए बनाया ही गया है, क्योंकि अमीर लोग तो खरीद के खा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग होंगे, जब आपदा आएगा इस तरह का, कोई भी भूकंप वगैरह सुनामी वगैरह आएगा, तो उनके पास कुछ नहीं बचता है, घर रहता है छोटा सा वो भी उजड़ जाता है, पैसा रहता नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये खाना उनको देगी ताकि उनका पेट भर सके और किसी तरह से वो अपना बस क्या होके भूख मिटा सकें, ठीक है। इसलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपदा आने पर इन सब चीज़ों को क्या कर सके, दूर कर सकें, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बस सुनना है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, देखो कह रहा है हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लैमिटी, क्लैमिटी मतलब आपदा। कह रहा है जो फूड सिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट ने दाल गेहूँ को इकट्ठा करके रखा है गोडाउन में, वो कैसे आपदा में काम आता है, ठीक है, कैसे मतलब उसको हेल्प मिलती है गरीब लोगों को। देखो कह रहा है जब भी आपदा आता है, नेचुरल आपदाएं आती हैं, कभी का भूकंप आता है, सुनामी आता है, या सूखा पड़ जाता है किसी एक एरिया में, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फूड ग्रेन बर्बाद हो जाता है। भाई सुनामी आएगा तभी भी जो फसल होंगी बर्बाद हो जाएंगी, सूखा पड़ा तभी बर्बाद हो जाएंगी, बारिश न आने के कारण भी सूखा जो फसल हो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो फसल बर्बाद होगी तो खाने की कमी हो जाएगी उस एरिया में।
ठीक है। तो उस एरिया में खाने को देने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट का जो स्टॉक वाला होगा वही चीज़ देगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट को कि क्या करे, फूड को सिक्योर करे, फूड को बचा के रखे, ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपदा आता है तो लोगों को क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो यहाँ पर बताया है कि अगर कहीं किसी एरिया में ड्रॉट हो गया, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, वहाँ का जो फूड ग्रेन्स होगा, जो फसल होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा। किसका, यानी शॉर्टेज यानी कि कमी हो जाएगा। किसका कमी हो जाएगा, फूड का कमी हो जाएगा, ठीक है, उस एरिया में। और इसी के कारण जो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि जब फूड की कमी हो जाएगी तो जो खाने का प्राइस हो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही खाने को रख लेती है ताकि खाने का कमी ना हो। अब यही मान लो ये जो सूखा पड़ रहा है, ये छोटे एरिया में पड़ रहा है, और यही सूखा पूरे इंडिया में पड़ गया तो क्या होगा सोचो। यानी मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बारिश ही नहीं हुआ है, जो कि सबसे बड़ा क्या है, राइस का प्रोडक्शन वाला राज्य, यानी कि पूरे भारत में छोटे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस यूपी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। यानी कि इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइस यहीं होता है, पूरी दुनिया में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल होता है। कह रहा अगर उत्तर प्रदेश से चावल क्या कर रहे हैं, एक साल इतनी ना करें, मतलब वहाँ का जो फसल है बर्बाद हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी में क्या करेगी, पूरा उत्तर प्रदेश भूखा मरेगा। उसी को हम कहते हैं स्टारवेशन। तो इसको दूर, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। क्या होता है, भूखमरी। तो इस स्टारवेशन को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, जो फसल जो चावल गेहूँ बचा कर रखी थी स्टॉक में, इसको हम क्या कह रहे थे, फूड सिक्योरिटी कह रहे थे, उसी फूड सिक्योरिटी को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या करेगी, बंटवा देगी, ताकि आने वाले समय में लोग भूखे ना रहें और उनको राहत मिल सके, बेचारे खाली पेट ना सो पाएँ। तो ये सब देखने के लिए ही क्या होता है, फूड सिक्योरिटी को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही एक बार हो गया था, पता है कहाँ पर, बंगाल में 1943 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ऐसा ही हुआ था। देखो गवर्नमेंट उस, मैंने बताया ना कि 1947 के बाद, यानी कि हमको आज़ादी मिलने के बाद ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम लाया गया है, पता है ना। अब ये बात कर रहा है 1943 का, जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, उससे 4 साल पहले की बात हो रही है। कह रहा बंगाल में ऐसे ही हुआ था, बहुत बड़ा एक क्या हुआ था, भूखमरी आ गई थी। क्यों आ गई थी, क्योंकि वहाँ का जो फसल था ना वो बर्बाद हो गया था। अब फसल बर्बाद हो गया था, अब फूड सिक्योरिटी थी नहीं, जिसके वजह से वहाँ पर लोग जो थे भूखे बेचारे मर रहे थे, और लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि 3 मिलियन, सोचो 30 लाख लोग मारे गए थे बंगाल से 1943 में, सिर्फ खाने की वजह से, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, चावल नहीं था, भूखमरी आ गई थी बहुत बड़ी। तो वही कह रहा द मोस्ट डिवास्टेटिंग, यानी सबसे बड़ी तबाही जो थी वो कहाँ पर आई थी, इंडिया में आई थी। कब, 1943 में बंगाल में, जिसको कहा जाता है फेमिनाइन ऑफ बंगाल, ठीक है, जहाँ पर कम से कम 30 लाख लोग मारे गए थे सिर्फ खाने की वजह से, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था और गवर्नमेंट के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी जिसके वो खाने को दे पाती। इसी को देखते हुए जब हमको आज़ादी मिली तो जो भी गवर्नमेंट था वो डिसाइड किया कि आज के बाद ऐसी भुखमरी नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हर साल जितना भी चावल का या गेहूं का हमारा क्या बोलते हैं होता है प्रोडक्शन, उसको बचा के स्टॉक में रख लेती है, ताकि अगर कहीं भुखमरी आता है या कहीं आपदा आती है तो उस आपदा में गवर्नमेंट उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। जैसे मान लो अभी हुआ था 2020-22 में, जो हमारा अभी आया था कोरोना आया था, उस कोरोना में क्या हुआ था, फसल सब बर्बाद हो गया था। बर्बाद यानी कोई खेती वगैरह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, ना खाद वगैरह था, ना फर्टिलाइजर था, ना सीड्स था, सब कुछ बंद था। तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो आपदा का जो फूड सिक्योरिटी का जो रोल निभाया वो इसी में निभाया। गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़े पैमाने पे पूरे भारत में जो था चावल का तहरी बना के, गेहूं का रोटी वगैरह बना के लोगों को, गरीब लोगों को पहुंचाया था, ताकि वो भूखे ना सो पाएँ, भूखे ना मरे, ठीक है। तो देख सकते हैं कोरोना में ऐसा काफ़ी लोग मतलब भूख से नहीं मरे थे, वो भले ही बीमारी से मर गए हों, लेकिन भूख से अब कोई नहीं मर सकता। सबसे बड़ा फैमाइन कब आया है, फैमाइन यानी कि आपदा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भूखमरी कब आया, 1943 में। तो ये वन वर्ड में पूछ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा भूखमरी जो है कब आया था, या फेमिनाइन कब आया था, तो 1943 में आया था। कहाँ पर आया था, बंगाल में, जिसको कहा गया फेमिनाइन ऑफ बंगाल। इसी को देखते हुए फूड सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया गया था आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा पता है आपको कि सबसे ज़्यादा जो भूखमरी आती है इससे कौन परेशान होता है, इससे मतलब किस तरह के लोग परेशान होते हैं। किस तरह के लोग परेशान होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, यानी कि जो गरीब गांव में लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास ना खेत रहता है, ना खाने के लिए पैसे रहते हैं। तो सब किस पे डिपेंड रहते हैं, गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट देगा तो खाएंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कह रहा मछुआरे जो होते हैं उनको भी कोई बस मछली पे ही डिपेंड रहते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वर्कर रहते हैं वो बेचारे इसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को सब करना पड़ता है, ताकि हर साल क्या हो सके, स्टॉक में कुछ ना कुछ सामान रह सके, ताकि आने वाला कहीं अगर आपदा आ रही है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी अगर आई है 28 राज्य में, तो गवर्नमेंट क्या कर सके, उस आपदा में लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, कहाँ का है, बंगाल का है, जब भुखमरी आई थी। कह रहा है
1938 में, यानी कि बहुत पहले, यानी कि आज मतलब जब आई थी भूखमरी तो उससे 10 साल पहले लगभग कह रहा उस समय में लगभग 85 लाख टन क्या होता था, चावल वगैरह यानी कि फूड का प्रोडक्शन होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, घटता चला गया। क्यों घटता चला गया? क्योंकि आज़ादी आ रही थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे थे, युद्ध पे लड़ रहे थे, और लोगों को क्या था, कोई खेती करने के लिए बचा नहीं था, जिसकी वजह से खेती की संख्या कम हो रही थी। तो देखते ही देखते 1943 में क्या आ गया, भूखमरी आ गया था, जिसकी वजह से कोई सिस्टम था नहीं, खाना वगैरह का सिक्योरिटी रखने के लिए स्टॉक भी नहीं था, खाने के लिए भी खाना भी नहीं था। उसी को देखते हुए लगभग 30 लाख लोग बेचारे मारे गए थे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे अब कहीं भी ऐसा नहीं होगा, यानी खाने की वजह से कोई भी इंसान नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नया सिस्टम ला दिया है कि क्या करेगा, कोई भी इंसान अब बिना भूखे वगैरह नहीं रह पाएगा, यानी कि सबको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। कब मिलेगा? 1945 से ये लागू हुआ है कि कोई भी इंसान स्टार्वेशन के कारण यानी कि भूखमरी के कारण नहीं मरेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सबको खाना देती है कम से कम सस्ते प्राइस में, ठीक है। तो अब के बाद यानी कि आज़ादी के बाद कोई भी इंसान बिना भूखे नहीं मर सकता, यानी कि भूख के कारण नहीं मर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। देखो कह रहा है, एक मतलब पॉइंट दिया, कह रहा है 1943 के बाद जब बंगाल में भूखमरी आई थी, वो तो उस समय की भूखमरी थी, कह रहा है। लेकिन अभी भी यानी इस समय भी कुछ इंडिया में दोबारा ये होती है, यानी मतलब इतने बड़े लेवल पर नहीं होती है, लेकिन छोटे लेवल पर होती है, जहाँ पर कम से कम 100 लोग 150 लोग बेचारे भूखमरे मतलब मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ध्यान नहीं दे पाती होगी। तो ये कह रहा है कि बंगाल की तरह दोबारा ये भूखमरी का हैपन ना हो, यानी कि इस इंसिडेंट ना हो, उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, फूड सिक्योरिटी लाया था। लाने के बाद भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर फूड सिक्योरिटी अभी भी हो जाती है, यानी कि शॉर्टेज होता है किसका, फूड का, यानी कि फूड की कमी हो जाती है। कहाँ पे कमी होती है देख लेते हैं। कह रहा कुछ प्लेस हैं जैसे कालाहांडी, कहाँ पर है, कालाहांडी और काशीपुर, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर, ऐसे दो जगह हैं जहाँ पर अभी भी क्या होता है, कभी कभार भूखमरी आ जाती है, जहाँ पर लोग बेचारे मारे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ जिले हैं, जैसे कह रहा है स्टार्वेशन डेथ आर आल्सो रिपोर्टेड इन बरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या है, एक राज्य है, उस राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बरन। क्या नाम है? बरन। वहाँ पर भी कुछ लोग बेचारे भूखमरी के कारण मारे जाते हैं, यानी बड़े पैमाने पर नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे लोग मारे जाते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ठीक है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड ऑल टाइम। इसीलिए जो कह रहा है कि जब तक इंडिया रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक फूड सिक्योरिटी का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी हमने देखा, ताकि लोगों को क्या होना पड़े, भूखमरी से न मरना पड़े, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, इसीलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हर एक कंट्री में, बस इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में क्या है, फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है, ताकि आपदा आने पे लोगों का मदद किया जा सके। फिर कह रहा है कि हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कौन कौन से लोग होते हैं जो फूड के द्वारा मारे जाते हैं, यानी कि फूड की कमी होने के कारण या खाने की कमी होने के कारण बेचारे मर जाते हैं। फूड इनसिक्योर कौन कौन होते हैं? तो लोग कौन कौन होते हैं, अभी हमने देखा था पीछे भी, यानी कि जो वर्कर होते हैं, खासकर जो गरीब लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं जो शहरों में जाके काम करते हैं, उन लोगों को बेचारे क्या होते हैं, फूड की कमी हो जाती है, क्योंकि वो लोग खेती भी नहीं करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है कि वो खरीद के खा सकें। तो वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड रहते हैं, गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट हमको देगी बेचारी, जब आपदा आएगा तो गवर्नमेंट तो हेल्प करती है। तो यही ऐसे लोग होते हैं, लेबर हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, जो खेतों वगैरह में काम करते हैं, जो शहरों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तो वही कह रहा है, वही लोग क्या है, फूड इनसिक्योर है, यानी खासकर गरीब लोग, ठीक है। अगर ये सब याद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो इस पर आप क्या लिख देंगे कि पुअर पीपल, यानी कि जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल, वो सब क्या है बेचारे, इनसिक्योर हैं। चाहे लेबर हो गए, चाहे वर्कर हो गए, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है, आर्टिसियन हो गया, मतलब जो भी चीज़ क्या है, गरीब हैं, वो बेचारे फूड के इनसिक्योरिटी हो जाएंगे, उनके पास क्या होती है, फूड की कमी हो जाती है। तो उस सबको कौन जिम्मेदारी ठहराएगा, गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को सब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब एक कहानी है यहाँ पर, स्टोरी ऑफ रामू। किसकी स्टोरी है? रामू की। रामू एक लड़का है, देखते हैं उसके बारे में अच्छे से। देखो कह रहा जो रामू है वो एक गांव में है, उस गांव का नाम है रायपुर गांव, ठीक है। वो एक बहुत कैजुअल लेबर है, यानी कि मतलब ठीक ठाक लेबर है, ना अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि मतलब देखा जाए तो गरीबी है। वो क्या है, खेतों में काम करके अपना पेट वगैरह भरता है। कहाँ पर रहता है? रायपुर विलेज में। रायपुर का विलेज है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया गया, ना राज्य का नाम दिया गया, बस रायपुर विलेज बोला है। कह रहा उसका एक लड़का भी है, बड़ा लड़का है, एल्डेस्ट सन है, जिसका नाम सोमू है। उसका नाम रामू है, और उसके सबसे जो बड़ा लड़का है उसका नाम सोमू है, जो 10 साल का है। और वो क्या करता है, वहाँ जो गांव का जो प्रधान है या सरपंच है, उसके जो बकरियां हैं उनको वो चराता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है, पाई लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज, यानी कि उस जो गांव का सरपंच है, जिसका नाम क्या है, सतपाल सिंह नाम है। नाम को याद रखिएगा, क्या नाम है? उस रायपुर गांव का जो सरपंच है उसका नाम सतपाल सिंह है। उसके जो भेड़ बकरियां हैं, जो गाय वगैरह हैं, उनको कौन चराता है? रामू का बड़ा लड़का चराता है।
और कितने साल का है वो? 10 साल का है। कह रहा है जो सोमू है यानी कि जो उसका सबसे बड़ा लड़का है, वो पूरे साल के लिए यही काम करता है सरपंच के लिए, और सरपंच उसको 1000 रुपये देता है काम का, यानी कि जो काम करता है वो जो बकरियों को चराता है उसका 1000 रुपये देता है कौन? सरपंच। सरपंच का क्या नाम है? सतपाल सिंह। कह रहा है इनके अलावा जो रामू है उनके 3 लड़के और हैं, यानी कि रामू है 3 मोर सन्स और 2 डॉटर, यानी कि इसके अलावा जो सोमू है ना, इसके अलावा 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, यानी कि 3 2 5 6 लड़के हैं इसके। रामू कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। जो सबसे बड़ा लड़का है जो सरपंच के लिए काम करता है, और बाकी जो 5 लड़के हैं वो बहुत ही छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते फील्ड में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा यंग हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उसका एक पत्नी भी है, उसकी वाइफ है, जिसका नाम क्या है? सुनहरी। कह रहा है क्या नाम है? सुनहरी नाम है, यार नाम याद रखिएगा। सुनहरी है जो पार्ट टाइम वो काम करती है, क्या करने के लिए? घर की सफाई करने के लिए, दूसरे घरों में जाके सफाई करती है, ठीक है, और जो गाय का गोबर होता है उसको हटाती रहती है, ठीक है, और क्या करती है? सी गेट ½ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर अ डेली वर्क, यानी जो भी काम करती है दूसरे घरों में जाके, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? ½ लीटर दूध मिलता है, और खाने के लिए खाना मिल जाता है, और सब्जी वगैरह मिल जाता है। यानी कि घर दूसरे घरों में जाती है काम करने के लिए, सफाई दफाई करने के लिए, तो वहाँ के लोग खुश होकर क्या देते हैं उसको? ½ लीटर दूध दे देते हैं, सब्जी वगैरह देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, और क्या करते हैं उसको लोग? खाना वगैरह दे देते हैं कभी कभार खाने के लिए उसको। किसको? उसके पत्नी को, सुनहरी को। कह रहा है कि जब मौसम आता है, किसका मौसम आता है? खेती वाला मौसम आता है, जहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं उनकी ज़रूरत होती है, जब रोपाई वगैरह होती है, तो कह रहा है कि ये भी अपने पति के साथ यानी कि रामू के साथ कहाँ चली जाती है? खेतों में चली जाती है काम करने के लिए, यानी कि उसका अपना पति का हाथ बटाने के लिए, ठीक है। सीजनल में जब सीजन आता है तब उसरा वो घरों में काम करती है। फिर कह रहा है जो रामू है यानी कि जो उसका हस्बैंड है, जब मौसम आता है खेती वाला तभी वो बिजी रहता है। बाकी 4 महीनों के लिए क्या होता है? वो बेचारा अनएम्प्लॉयड होता है, यानी कि बेरोजगार होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है करने के लिए, ठीक है। कह रहा है समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयड इन अ ब्रिक लेइंग और कंस्ट्रक्शन का। वो कई बार क्या होता है? वो 4 महीनों में बाहर जाता है, जब चौराहे वराहे पे जाता है या कहीं बाहर जाता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो उसको ईंटा धोने का काम मिल जाता है, यानी कि कहीं नहीं बनता है, भट्टा वट्टा बन रहा था या कहीं कुछ काम हो रहा था बिल्डिंग में, तो लोग बुलाते हैं, तो ये भी वहीं पर चला जाता है काम करने के लिए, तो 1-2 दिन के लिए उसको काम मिल जाता है रामू को। कह रहा है कि ये दोनों यानी कि रामू और उसके पति कुछ ज़्यादा ही गरीब है। कभी कभार क्या होता है, उनका छोटा बच्चा होता है जो काफ़ी ज़्यादा यंग होता है, 6 बच्चे होते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है, कि बताया जा रहा है कि कभी कभार क्या होता है, इन दिक्कतों के कारण वो बेटा बिना खाए ही सो जाता है। क्यों सो जाता है? क्योंकि खाने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, देखा जाता है बहुत ज़्यादा गरीब है, तभी तो उनका छोटा बच्चा बिना खाए ही सो जाता है। लिखा है ना, हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड है। कभी कभार की बात हो रही है, कभी कभार बिना खाए ही सो जाता है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट रेगुलर पार्ट ऑफ द मील इन द फैमिली। कह रहा रामू की फैमिली में जो दूध है और जो सब्जी है ये हमेशा नहीं मिल पाता है, कभी कभार ही मिल पाता है। रामू इज अ फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ। रामू क्या होता है? इनसिक्योर हो जाता है 4 महीने के लिए, जब उसके पास कोई काम नहीं रहता। भाई जब कोई काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो दाल चावल नहीं, हम क्या होंगे खरीद नहीं पाएंगे। तो वही कह रहा है कि 4 महीने के लिए उसके पास क्या होता है? कमी हो जाती है खाने की, पैसे की। When he remains unemployed because of the seasonal nature of the work। वही कह रहा है कि जब मौसम नहीं होता है खेतों का काम करने का, तो बैठकी होती है, बैठकी यानी कि सब किसान आराम कर रहे होते हैं, तो उस समय उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस समय में क्या होता है? उसके पास खाने की कमी हो जाती है, और उसका छोटा लड़का कभी कभार बिना खाए ही सो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है रामू की। अब ये कहानी और पढ़ेंगे अहमद की, ठीक है, आगे है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अहमद क्या है। स्टोरी याद रखिएगा, और रामू कहानी थी, ये अहमद की कहानी है। अब देखो अहमद कह रहा है वो बेंगलोर में क्या करता है, खींचता है रिक्शा को। जो रिक्शा नहीं होते 3 पहिए वाले रिक्शा होते हैं, बच्चे जवान खींचते हैं लोग, गरीब लोग होते हैं, देखे होंगे रिक्शा आप, कोई वो नहीं है। कह रहा है अहमद बेंगलोर में यही काम करता है, यानी कि वो क्या करता है? लोगों को बैठा के खींचता है रिक्शा को। कह रहा वो शिफ्ट हुआ था कहाँ से? झुमरी तलैया से। झुमरी तलैया एक जगह है, वहाँ उसका घर है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कमाई ना होने के कारण वो कहाँ आ गया? बेंगलोर आ गया ये सब काम करने के लिए। जब बेंगलोर आया तो उसके साथ 3 भाई और 2 बहन भी आ गई, और साथ ही साथ उसके ओल्ड पेरेंट्स भी थे, यानी कि उसके माता पिता भी थे। तो कितने लोग हो गए? 3 भाई 2 बहन, 3 2 5 और 2 ओल्ड पेरेंट्स, यानी कि 5 2 7 और एक खुद, वो 8, यानी कि इसकी फैमिली कुछ और बड़ी है, यानी कि 8 लोग हैं इसकी फैमिली में, और 8 लोग उसके फैमिली में भी थे, यानी कि रामू के फैमिली भी 8 लोग थे, उसकी फैमिली में भी कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कह रहा उसका जो पूरा परिवार है वो रुकी हुई है एक झुग्गी में। झुग्गी क्या होता है? एक तरह का धर्मशाला होता होगा जहाँ पर रुकी रहती हैं या रेंट लेके, ठीक है। कह रहा है वो जो सर्वाइवल पूरी फैमिली का जिस पे वो जिंदा रहता है, मतलब पूरे फैमिली किस पे जिंदा रहती है? इसी के अर्निंग पे, अहमद पे। यानी कि अहमद अगर दिन भर काम करता है, जितना पैसा कमाएगा वो सारा पैसा कहाँ दे देता है? घर पे देता है, ताकि शाम को सुबह खाना मिल सके।
भाई जितना वो पैसा कमाता है 100 200 300 400, वो पूरा पैसा कहाँ हो जाता है खर्च, घर के खाने पीने में खर्च हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो सर्वाइवल है इनका पूरे फैमिली मेम्बर का, वो डिपेंड करता है किस पे, अहमद के काम पे, कि दिन भर काम करेगा तभी उसको क्या मिल जाएगा, शाम को या सुबह को खाना मिल पाएगा। ठीक है। हाउएवर ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके पास भी क्या है, एक सिक्योर बेरोजगार नहीं, एक सिक्योर जॉब नहीं है, जिसकी वजह से उसको भी क्या करना पड़ता है, डेली मेहनत करना पड़ता है पेट भरने के लिए। कह रहा है कभी कभार क्या होता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा यानी कि ज़्यादा काम कर लेता है, ज़्यादा पैसे आते हैं, उन पैसों को क्या करता है, बचा लेता है, ताकि आने वाले समय में अगर फिर से आपदा आती है, किसी दिन पैसे नहीं मिलते हैं, तो इन पैसों का जो उसने सेव किया है, उस पैसों का क्या करेगा, वो फिर से चावल दाल खरीद पाएगा। कह रहा है इसके बावजूद अहमद के पास एक कार्ड है, कार्ड यानी कि एक दस्तावेज है, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस कार्ड। क्या बोलते हैं, पीडीएस। पीडीएस क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो ये पब्लिक कार्ड सबके पास नहीं होता है, पब्लिक कार्ड उन्हीं के पास होता है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। अब पॉवर्टी लाइन क्या है, इसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा के आ रहा हूँ, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में। ठीक है। देखो पॉवर्टी जो होता है, पॉवर्टी लाइन, वैसे लोगों के पास होता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे कौन आएंगे, जिनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो बेचारे खाना खा के यानी पैसे कमा के कुछ खरीद सकें, तो बस उन्हीं को एक कार्ड मिलता है, सबको कार्ड ये नहीं मिलता है। तो जिसके पास ये कार्ड रहता है, गवर्नमेंट उसको खाना फ्री में देती है, चावल दाल सब्जी मटर वगैरह चना वगैरह सब कुछ देती है, नमक वगैरह सब कुछ देती है। ठीक है। तो किस्मत से कह रहा है कि उसके पास, किस्मत से क्या है, फॉर्चुनेटली उसके पास एक येलो कार्ड है, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस कार्ड, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। जब कहीं राशन बढ़ता है तो जाके वो राशन ले लेता है और उसको पेट भर देता है, यानी कि उसका पैसा कुछ बच जाता है। तो पीडीएस कार्ड किसके पास होता है, जिसके पास पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे हो, बस उसी के पास क्या होता है, पीडीएस कार्ड होता है। देखो यहाँ पर दिया भी है, कह रहा जब एक कार्ड लेके जाता है वहाँ पे जहाँ राशन बढ़ रहा होता है, तो इसको लोग ठीक ठाक क्वांटिटी में क्या देते हैं, गेहूँ दे देते हैं, ठीक है, फ्री में, राइस यानी कि चावल देते हैं, चीनी देते हैं, मट्टी का तेल देते हैं, ताकि दिया जल सके उसके घर में डेली, उसके डेली यूज़ के लिए। ठीक है। तो हर हफ्ते में एक बार दो बार मिलता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी को मिलेगा जिसके पास क्या होगा, पीडीएस कार्ड होगा। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड होगा। ठीक है। और ये कार्ड किसके पास होगा, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे होगा। ठीक। इस तरीके से कह रहा है जो अहमद है वो क्या करता है, जिसका पैसा कुछ बच जाता है और कुछ पैसे क्या करता है, सेव कर लेता है, कुछ पैसे खर्च कर देता है। हम देख सकते हैं रामू के पास ऐसा कोई कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और अहमद के पास भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके पास क्या है, कार्ड है, जिसकी वजह से खाने का टेंशन इसको नहीं लेना है, यानी कि डेली खाना कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, येलो कार्ड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या अहमद का जो है जो इनकम है वो रेगुलरली है, यानी कि डेली को कमाता है पैसा, ऐसा नहीं है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इसके रिक्शा का यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती है। ठीक है। और कभी कभार बहुत कमाई हो जाती है, तो ही कह रहा है उसका रेगुलर इनकम नहीं है। फिर कह रहा है कि जो उसके पास येलो कार्ड है, यानी कि जो पीडीएस वाला कार्ड है, उसको कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है वो देख ही चुके हैं कि अभी क्या करता है, गवर्नमेंट उसको खाना देती है, क्योंकि वो क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, यानी गरीबी लिखा के नीचे आता है, जिसकी वजह से उसको दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल हो गई, दिया जलाने के लिए, सब चीज़ें उसको मिल जाती है फ्री में। ठीक। अब देखो यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होता है खाने को लेकर। कौन कौन से लोग हैं, द एससीज यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो कह सकते हैं जो दलित होते हैं, जो लोअर कास्ट के बेचारे लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। और जो ओबीसीज होते हैं, यानी ओबीसी के जो गरीब वो लोग होते हैं, ओबीसी में कई तरह के लोग आते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो जो गरीब वाले होते हैं ओबीसी, उनको क्या होता है, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है। तो उनके पास क्या होना चाहिए, जब पीडीएस कार्ड होगा उनके पास, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड होगा, तो उनको खाना वगैरह आसानी से मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट उनको बांटती रहती है। ठीक है। तो किसको दिक्कत होता है, एससी एसटी और ओबीसी के लोअर कास्ट वालों को। ठीक है। क्योंकि वो गरीब होते हैं। फिर बताया गया, कह रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जब पैदा होते हैं तो उनके पास क्या होता है ना, ताकत नहीं होती है। ताकत क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो उनकी मदर है वो आती है लोअर कास्ट से। अब लोअर कास्ट से आती है तो उनके पास वो ताकत होगा नहीं। ताकत क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अच्छे मात्रा में क्या होंगे, जो सब्जियाँ वब्जियाँ होती हैं, दाल वगैरह होती है, अच्छे मात्रा में नहीं हो पाते हैं। उनको दवाई नहीं मिल पाती है ताकि उनका जो ताकत है वो बढ़ सके, ताकत की दवाई नहीं हो पाती है, दूध वगैरह नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत तरीके से हेल्दी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाता है, उनको भी बीमारी वगैरह रखने लगता है। तो कह रहा है कि 1998 1999 में एक क्या हुआ था, एक मतलब कह सकते हैं कि जनगणना हुआ था, जिसमें पता चला कि लगभग 11 करोड़ यानी कि 100 करोड़ में से
11 करोड़ माता और उनके बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, इनसिक्योर है। इनसिक्योर यानी कि उनको खाने पीने का दिक्कत है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कितना? 11 करोड़ लोग, ठीक है, जिसमें उनकी मदर भी आती हैं और बच्चा भी आता है। और सर्वे कौन किया था? नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, ठीक है। फिर देख लेते हैं, कह रहा है ऐसा कुछ राज्य हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब इनसिक्योरिटी फील करते हैं, यानी खाने को लेकर दिक्कत होता है उनको। कौन कौन सा राज्य है ऐसा? देखो, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। सोचो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, वहीं के लोग क्या है, बेचारे भूखे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और खेती कम होती है। इनकी मतलब कहने मतलब ये है, आबादी बहुत ज़्यादा है, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के बेचारे ज़्यादा लोग क्या होते हैं, भूखे ही रहना पड़ता है। इनके साथ और कौन सा पार्ट है? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में देखे ही हैं कितनी बड़ी तबाही आई थी 1943 में, जिसमें 30 लाख लोग बेचारे मारे गए थे भूखे ही। छत्तीसगढ़ हो गया, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास खाना नहीं होता है खाने के लिए, जिसकी वजह से बेचारे भूखे सोना पड़ता है। तो इन्हीं सबको देखते हुए क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो पीडीएस वाला सिस्टम है लाया है, ताकि गरीब लोगों को क्या हो सके, फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उनका पेट भरा जा सके। यहाँ पर कह रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं, वही चीज़ बार बार बता रहा है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इनकम नहीं होता है, यानी कि बहुत ही कम इनकम होता है, कमाई बहुत कम होती है उनकी, दिन का 50-100 रुपये ही कमा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उनके पास खाने के लिए खा नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इंटर्नेबिलिटी टू फूड, यानी कि उनके पास खाने की कमी हो जाती है। तो वही कह रहा है, गवर्नमेंट इसी के लिए बनाया गया, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फूड स्टॉक को रखती है अपने पास, फूड सिक्योरिटी बना कर रखती है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग भूखे ना मरे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, पता है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया, यानी कि बताया गया है कौन साल में कितना ज़्यादा हंगर लोग मतलब रह चुके हैं। कह रहा बात करता है 1943 कितना 83 की बात कर, 1983 की। कह रहा सीजनल में लगभग 16% लोग क्या होते हैं, बेचारे भूखे रहते हैं। बीमारी का कारण 2.3% लोग, और टोटल 18% लोग एक साल में। उस समय थे कब, जब हमको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उतना सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं था। फिर कह रहा बात होता है 1999 से 2000 तक, यानी कि 2.6% हो गया घटकर। क्यों घटकर हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाल दिया था, क्या, फूड सिक्योरिटी का, ताकि लोग क्या हो गए, भूखे न मरे। तो देख सकते हैं 1983 में लगभग 18% लोग क्या है, बेचारे भूखे मर रहे हैं। लेकिन वही देखते देखते 2000 में कितना हो गया, वो 3% हो गया, यानी कि काफ़ी संख्या कम हो गई, यानी 15% संख्या कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम निकाला है, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम निकाला है। और जहाँ भी खाने की कमी होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे राशन बंटवा देती है, ताकि वहाँ पे लोग भूखे ना मरे, ठीक है। ये था हमारे गांव का एरिया। अब अर्बन का देख लेते हैं। कह रहा 1983 में भी लगभग शहर में 6% लोग भूखे रहते थे, लेकिन अब 2000 के बाद 0.9%, यानी कि लगभग ना के बराबर, ठीक है। ये 2004 का डाटा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है भूख से कम मत हो रही, यानी कि पहले ज़्यादा लोग भूखे मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम लाया है, जिसकी वजह से लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ता है। देखो यहाँ पर बताया गया है, कह रहा जब हमको आज़ादी मिली थी, यानी कि जब 1947 में अंग्रेज़ों से हमको जब आज़ादी मिल गई थी, तो देखा गया था बंगाल में बहुत ज़्यादा भूखमरी आया था, जहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे, अभी हमने देखा है। कह रहा उसको देखते हुए जो उस समय की कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, जो भी उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लाया, एक नया रिवोल्यूशन लाया, जिसका नाम था ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या नाम था? ग्रीन रिवोल्यूशन। इसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक ऐसा सीड देगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे मान लेते हैं, इसको हमने पढ़ाया है पिछले क्लासेस में, उसको हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि HYS सीड, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। यानी कि अगर ये 1 किलो लगाते हैं, 10 किलो क्या देगा, प्रोडक्शन देगा। और यही जो सीड था पहले वाला, अगर 1 किलो लगाते थे तो कितना देता था, 2-3 किलो ही दे पाता था, यानी कि 10 गुना ज़्यादा देता है। जिसको देखते हुए हमने देखा कि जब ये सिस्टम आया, यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो किसान थे उनको ये वाले सीड देना शुरू किया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड देना शुरू किया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था गेहूं और चावल का, वो काफ़ी अचानक से बढ़ गया, ठीक है। वहाँ पर देख सकते हैं, वहीं लिखा है 1968 में ये जो एग्रीकल्चर था ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टैम्प कर गया, यानी कि बढ़ गया, जिसकी वजह से गेहूँ और चावल दोनों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वहीं यहाँ पर सब कुछ लिखा है, द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चावल और पंजाब में गेहूं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको स्टॉक में रखना शुरू किया, और बाकी जो बचता था उसको दूसरे कंट्री में बेच देता था, ठीक है। इससे कारण क्या हुआ, हमारा जो भूखमरी का वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो ये HY सीड्स काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, कारगर साबित हुए। कब? जब क्या हो रहा है, लोग भूखमरी मर रहे थे, तो इसको लाया गया था, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है।
कब लाया गया था? 1968 के जुलाई महीने में। हर किसान को क्या दिया गया था? HY सीड्स दिए गए थे बोने के लिए, ताकि आप इस सीड्स को बोइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? उत्पाद करिए गेहूँ और चावल का, ठीक है। जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल हुआ और पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, और अभी भी ये काम ऐसे ही होता है। अभी भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के एरिया में सबसे ज़्यादा चावल होता है और पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये चावल होता है, गेहूँ होता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा रख लेती है अपने स्टॉक में, ताकि कोई आपदा हो तो वहाँ पे हेल्प हो सके, और बाकी जो बचता है वो एक्सपोर्ट कर देती है, दूसरे कंट्री में बेच देती है, अमेरिका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पर वरना चावल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया का सिस्टम। देखो यहाँ पर डाटा दिया गया है किस तरीके से हर साल क्या हुआ है, हमारा इजाफा हुआ है खेती में। बात करता है 1960-1961 का, जब आज़ादी हमको मिला था, उसमें 10-15 साल 20 साल पहले बस 82% क्या हुआ था, लोग खेती कर पाते थे और ज़्यादा खेती नहीं हो पाता था। देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ता गया। 70 में इतना बढ़ा है, 80 में और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया, 90 में और बढ़ा, 2000 में और बढ़ा, 1 में और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते 14 में 265 हो गया है, यानी कि मिलियन टन। यानी कि एक साल में इतना मिलियंस, यानी कि 265 मिलियन टन क्या होता है, गेहूँ प्रोड्यूस होता है या चावल प्रोड्यूस होता है। 265 मिलियन टन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो 1960 में नहीं था। 1960 में कितना था? 82 मिलियन टन था, लेकिन 2014-20 में 265 हो गया। तो देख सकते हैं खेती में यानी कि एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्यों इजाफा हुआ है? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और वो लोग खेती करते थे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा मात्रा में खेती हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब देखो कह रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी वाला सिस्टम है ना, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये तो सबको पता है कि फूड सिक्योरिटी कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। अब कोई प्राइवेट संस्था तो चलाएगी नहीं, कौन चलाएगा? गवर्नमेंट ही चलाएगा। कह रहा है गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा है। कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा आता है हमारा बफर स्टॉक। क्या आता है? बफर स्टॉक। बफर शादियों वाला बफर सिस्टम नहीं, ये दूसरा बफर स्टॉक है। और दूसरा आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अभी हमने देखा है जब कभी आपदा आती है या कभी भी डेली के लिए, यानी कि हर चीज़ के जो गरीब हैं, ताकि भूखे न सोएं, उनको डेली बाई डेली खाना मिलता रहता है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक। इसको और अच्छे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? कह रहा है जो बफर स्टॉक होता है वैसा स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, यानी कि सामान को, यानी कि चावल और गेहूँ को रखने का, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जब खेती वगैरह हो जाता है, जब कटाई छटाई हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से वो गेहूं और चावल खरीद लेती है अपने एक फिक्स प्राइस में, कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो इसमें थोड़ा सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जब भी खेती होता है, जब गेहूं को या चावल को खेत में जब छीटा जाता है, तभी क्या करती है गवर्नमेंट, बता देती है कि इस साल का जो गेहूं का और चावल का दाम होगा वो 1800 कुंटल या 2000 रुपये कुंटल या 22 रुपये कुंटल होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ना हो, न इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, जिसकी वजह से किसान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इस साल का जो भाव है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं, ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और किसान को भी फ़ायदा होता है। उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल जब भी सोइंग होता है, सोइंग यानी कि जब भी खेती शुरू होने से पहले ही जो गेहूं का और चावल का दाम है वो बता देती है कि इस साल का जो चावल और गेहूं का दाम होगा वो 25 रुपये कुंटल होगा, 22 रुपये कुंटल होगा, फिर घटाती नहीं है, उतना पे ही रहता है। तो किसान जब देखते हैं कि इस साल की जो है भाव काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग खेती भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और किसान को भी फ़ायदा होता है। क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है, उनका एक कॉर्पोरेशन है, इसको कहा जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में FCI। तो FCI क्या करती है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। ये क्या करती है, जितने भी किसान हैं इंडिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है, सबसे ज़्यादा चावल होता है, ये वहाँ पर जाती है और उनका गेहूँ और चावल खरीद लेती है, ठीक है। तो ये खरीद कहाँ देती है, गवर्नमेंट को दे देती है। अब गवर्नमेंट देखो क्या करती है, उस चावल और गेहूँ का जो आधा हिस्सा होगा वो रख लेती है स्टॉक में, ताकि कहीं पर आपदा आए तो उसको हेल्प किया जा सके। बाकी जो 50% बचता है उसको भेज देती है कहाँ पे, दूसरे जगह पे, ताकि क्या होगा वहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्री में भेज सके, ताकि वहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके से हमारा बफर स्टॉक काम करता है और हमारा गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बफर स्टॉक, यानी गवर्नमेंट पहले से ही जो प्राइस है वो तय कर देती है, और जब फसल तैयार हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, खरीद के अपने पास रख लेती है और कुछ सामान को बेच देती है। तो ये हो गया बफर स्टॉक, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा सिस्टम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर पब्लिक को क्या किया जाता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या होता है, अब देखो कह रहा जो FCI है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन है इंडिया का, वो क्या करती है, जो कुछ फूड है ना वो क्या करती है, गरीब लोगों को बांट देती है। कहाँ पर बांटती है, राशन शॉप होता है, वही लिखा है यहाँ पर, द फूड प्रोक्योर्ड, यानी कि जो फूड रखी रहती है FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसे क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट देती है गरीब लोगों में, ठीक है। जो अभी अहमद ले रहा था ना, उसके पास कार्ड था ना PDS वाला, उसके पास कौन सा कार्ड था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड था।
जिसके पास ये कार्ड होगा वो कार्ड लेके जाएगा राशन शॉप पे और उसको राशन मिलेगा, ठीक है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो मिलता है हफ्ते भर का, फिर अगले हफ्ता फिर बढ़ता है। तो ये डेली बढ़ता रहता है, जो गवर्नमेंट बंटवाती है अपने खर्चे पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, देखो किसान ने क्या किया, गेहूं और चावल को बोया, गवर्नमेंट ने उसको 2000 कुंटल पे खरीदा, यानी कि 1 किलो का भाव कितना हुआ, मान लेते हैं 20 रुपये किलो पे खरीदा है वो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गरीब लोग होंगे उनको 20 रुपये किलो पे नहीं देगी, उनको 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये किलो पे देगी, ताकि गरीब लोग क्या कर सके, उसको अफोर्ड कर सके। हमने यही तो देखा था स्टार्टिंग में कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध हो, एक्सेसिबिलिटी यानी कि आसानी से प्राप्त हो सके, और अफोर्डेबिलिटी यानी कि आसानी से उसको खरीद सकें, जिसे उसी को कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और खाने को कौन बांटता है, एफसीआई बांटती है, जिसको हम कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किसको बांटती है, जिसके पास पीडीएफ वाला कार्ड होगा, यानी कि येलो कार्ड होगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे होगा, उसी को गवर्नमेंट खाना देती है। बाकी जो अमीर लोग तो ऐसे ही खरीद सकते हैं। तो ये लोग ऐसा करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर गांव में, हर टाउन्स में जाके लिखा है ना, राशन शॉप्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लोकेलिटी। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये राशन शॉप होते हैं, हर शहर में, हर टाउन्स में होते हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर द कंट्री। कह रहा पूरे भारत में लगभग 5.5 लाख क्या है दुकानें हैं जहाँ पर गरीब लोगों को राशन बांटा जाता है। कितनी दुकानें हैं, 5.5 लाख, ठीक है। जो कौन बंटवाती है, गवर्नमेंट बंटवाती है। देखो एक डीड यू नो करके है, इसको आप पढ़ेंगे 10th में, लेकिन हल्का सा आपको टच दिया है। टच क्या दिया है, देखो कह रहा है जो अभी हमने देखा जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड 3 तरह का होता है। कौन से कार्ड होते हैं, अभी हमने देखा कौन से कार्ड पढ़ रहे थे, पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। लेकिन कार्ड वैसे 3 तरह के होते हैं, जो अभी आप 10th में जब जाएंगे ना तो इसको हम पढ़ेंगे, वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में है। यहाँ पर बस उसका इंट्रोडक्शन दिया है। कह रहा है 3 तरह के कार्ड होते हैं, राशन कार्ड के 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है, जो सबसे पुअरेस्ट होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। उनको चावल फ्री में दिया जाता है, 5 रुपये 6 रुपये किलो नहीं, उनको चावल फ्री में दे दिया जाता है। फ्री में गेहूँ दिया जाता है, फ्री में चावल दिया जाता है, फ्री में नमक दिया जाता है, फ्री में मिट्टी का तेल दिया जाता है, सब कुछ फ्री में देते हैं। तो किन लिए होता है, सबसे गरीब लोगों के लिए होता है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है। दूसरा कार्ड आता है हमारा बीपीएल। इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बिलो यानी कि नीचे, पॉवर्टी यानी गरीबी, और लाइन यानी कि रेखा, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको बीपीएल कार्ड दिया जाता है, जैसे कि SC ST हो गए, ठीक है। तीसरा होता है हमारा एपीएल। एपीएल क्या होता है, ये होता है थोड़ा ओबीसी के लिए, यानी कि जो ना ही गरीब है ना ही ज़्यादा अमीर है, तो उनके लिए होता है, जिसको हम कहते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है। तो 3 तरह के कार्ड होते हैं, जो अभी नेक्स्ट मतलब क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 10th में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो इंडिया में राशन वाला सिस्टम है, ये कब से आया था पता है आपको? आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये राशन सरकार आखिर कब से बंटवा रही है? तो 1940 से ही बंटवा रही है। जब हमने देखा कि 1943 में, ठीक है, जब बंगाल में बहुत बड़ा तबाही आया था, जिसमें 30 लाख लोग बेचारे भूखे मारे गए थे, तो उसको देखते हुए 1950 के बाद, मतलब आज़ादी मिलने के बाद से लेकर क्या हुआ था, हर एक गवर्नमेंट ने क्या किया, ये मतलब फैसला लिया, जितना भी फसल होगा उसको स्टॉक में रखा जाएगा, उसको बफर स्टॉक में रखा जाएगा, और कहीं भी अगर आपदा आती है तो उसको दिया जाएगा। और एक और सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको गरीब लोग हैं जिनको हर हफ्ते चावल गेहूँ बांटा जाता था, ठीक है, ताकि कोई दोबारा भूखा ना मरे। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये सब काम करती है, राशन वगैरह बांटती रहती है। तो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि जो पीडीएस है उसका करंट स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब उसका क्या खासियत है। खासियत आपने देखा ही है कि हर गरीब को क्या कहते हैं, खाना देता है। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट में दिखाया गया है किस तरीके से गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम कब लाया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। ये सब वही बताया जो मैंने भी बताया है, ठीक है। तो कह रहा है कि पीडीएस जो सिस्टम था, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो लाया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में, ठीक है। इसमें कहा गया था कि यूनिवर्सल को सबको इसमें देखा जाएगा, जो भी गरीब हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू को तय नहीं किया गया था कितना दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ था, जो पर केजी था वो वीट का 2 रुपये किलो था, यानी कि अगर गेहूँ लेना है किसी को 2 रुपये किलो लेना पड़ेगा, और वही राइस का भी था, ठीक है। वैसे ही आरपीडीएस आया, टीपीडीएस आया, एआई आया। तो 2 जो इम्पॉर्टेंट मैं उसको बता दे रहा हूँ, जिसे यहाँ पर दिया है AAI, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। ये कब आया था, सबसे गरीब लोगों के लिए मैंने बताया अभी पीछे ना, टीका दिया था ना, AAI यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। ये किसके लिए आया था, जो सबसे गरीब है उनके लिए आया था। फिर दूसरा आया था हमारा अन्नपूर्णा स्कीम, यानी कि सब मिला के यही है कि गरीब लोगों को क्या करना है, खाना को पहुँचाना है, और उनको बिना कह सकते हैं भूखा नहीं मरना है, यानी कि मरना है तो बिना भूखे नहीं, मतलब खाने की वजह से उनको नहीं मरना है, ठीक है।
और सबका प्राइस लगभग एक ही है, 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये। ये सबका गेहूँ और चावल का दोनों का प्राइस एक ही था गरीब लोगों के लिए, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट में आया है 2013 में, क्या नाम है इसका, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। इसमें कहा गया कि हर एक गरीब लोगों को क्या करना है, खाना पहुंचाना है। और किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बताया गया है, जो मेन पूछ सकता है वो क्या पूछेगा, PDS पूछेगा, और ये दोनों पूछ सकता है कि अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म क्या होगा, AAI यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, और APS यानी कि अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, जो गरीब लोगों के लिए आया था। देखो यहाँ पर दिया, इसलिए मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है, AAI वाला अंत्योदय अन्न योजना 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है, 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट जितने नंबर का उतना पॉइंट, ठीक है। देखो कह रहा है AAI का जब भी आएगा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि AAI मतलब AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो है लॉन्च हुआ था दिसंबर के महीने में, कब, 2000 में, यानी कि 2000 का जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, तभी दिसंबर के महीने में ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कहा गया लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि पुअरेस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उन्हीं को बस दिया गया था, ठीक है। SC ST को नहीं, जो ST ST में सबसे ज़्यादा गरीब है, जिनको लिए मतलब खाना के लिए मतलब जान लो एकदम पैसा ही नहीं है, उनको ये कार्ड दिया गया था। कब लाया गया था, 2000 में, पहला पॉइंट। और 1 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन दिया गया था, जो गवर्नमेंट ने सबको दिया था, जो सबसे ज़्यादा गरीब है। कह रहा वहाँ पे एक सर्वे हुआ था 2000 में, और सर्वे में लगभग 1 करोड़ लोग लिंक लेते थे, जिसमें कि क्या लेते, पुअरेस्ट पीपल थे, यानी कि लोग जो ऐसे नहीं किसी को दे देंगे ना अंत्योदय योजना कार्ड, वो लोग वहाँ के जो कर्मचारी थे गवर्नमेंट के, वो गए, हर गांव में गए, हर जिले में गए, हर टाउन में गए, हर लोकेलिटी में गए हैं, और पता किए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब है। उन्हीं का एक कार्ड बना, ठीक है, और उस कार्ड से लोगों का हेल्प हुआ, और उस कार्ड से क्या हुए, उनको चावल गेहूँ हमेशा मिलता रहा और अभी भी मिलता है, ठीक है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उन्हीं को अंत्योदय अन्न योजना दिया गया था। कब आया था, 2000 में, दिसंबर के महीने में। इसमें बताया जा रहा है AAY में कि हर एक फैमिली को लगभग 25 किलो क्या देना, फूड ग्रेन्स दिया जाता था, चाहे वो गेहूँ हो चाहे चावल हो। कितना किलो, 25 किलो, 25 किलोग्राम सा फूड ग्रेन दिया जाता था। किस रेट पे, 2 रुपये पर किलो के हिसाब से। सोचो गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा घाटा होता होगा, लेकिन फिर भी क्या करती है गवर्नमेंट, ये देती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है किसानों से 20 रुपये किलो पे खरीदती है और 2 रुपये किलो पे उसको बेच देती है गरीब लोगों को, ताकि उनका पेट भर सके और वो बेचारे भूखे ना मरे, ठीक है। 3 रुपये किलो यहाँ पर लिखा है ना, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल को बेचा जाता था, और हर एक परिवार को लगभग 25 किलो गेहूँ या चावल दिया जाता था, ठीक है। फिर कह रहा था स्कीम जो है और ज़्यादा बड़ा हो गया, कब, जब 50 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन्स ज्वाइन हो गई, कब, 2003 में, ठीक है। और 2004 में और बड़ी हो गई। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड विद AAY, यानी कि पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब बस कितना था, 1 करोड़ था, लेकिन ला के जाते हैं 2004 में कितनी फैमिलीज हो गई, 2 करोड़ फैमिली हो गई, ठीक है। यानी कि 2 करोड़ लोग बस इस AAY स्कीम से क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जो गवर्नमेंट चलाता है। इसके बाद इस चैप्टर काफ़ी टॉपिक आता है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। अब यानी जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो कैसे इसमें हिस्सा लिए और कैसे लोगों की मदद की, वो हम देखेंगे। कह रहा आप लोगों ने नाम सुना होगा अमूल डेयरी का, ठीक है, अमूल डेयरी का नाम सुना है ना, या अमूल डेयरी हो गया, लिखा है कहाँ गया यहाँ पर, अमूल हो गया, और एक होता है दिल्ली और इलाहाबाद में बिकता है ज़्यादातर, उसका नाम है मदर डेयरी। इन लोगों ने अपना नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो कह रहा है कि जो कोऑपरेटिव कंपनी होती हैं वो भी इंडिया में क्या करती हैं, फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहती हैं, ताकि वो भी क्या कर सकें, हेल्प कर सकें गरीब लोगों का। तो वो क्या करती हैं, एक दुकान खोलती हैं उन्हीं बड़े लेवल पे, ठीक है। वो सबसे दूध जो होता है, जो किसान होते हैं उनका क्या होते हैं, लोग कहते हैं, यानी कि जो कोऑपरेटिव्स वाले होते हैं वो कहते हैं कि किसानों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, दूध का उत्पादन करिए, हम आपसे दूध अच्छे मात्रा में खरीदेंगे, ठीक है। अब वो खरीद लेते हैं, अब किसको फ़ायदा होता है, किसान को भी फ़ायदा हो गया, कोऑपरेटिव्स को भी फ़ायदा हो गया। भाई जब कोऑपरेटिव उस दूध को खरीद लेते हैं तो किसान का तो फ़ायदा हो ही गया, ठीक है। फिर वो दूध को क्या करते हैं, दुकानों में बेच देते हैं, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव जो होते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो कोऑपरेटिव्स हैं, सोसाइटी हैं, उन्होंने क्या किया, एक सेटअप किया है शॉप्स को, जहाँ पर सेल करते हैं लो प्राइस गुड्स को गरीब लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पर दिया है, दिल्ली में है एक मदर डेयरी करके, ठीक है, जो क्या करती है, दूध को खरीदती है और गरीब लोगों को सस्ते में दे देती है, या मतलब जो भी है इस तरीके से करती है। तो ऐसे ही अमूल भी है, यहाँ कई सारे नाम दिए गए हैं, तो इसका नाम बस आपको याद रखना है। जैसे दिल्ली में हो गया कौन, मदर डेयरी, दिल्ली में एक और है अमूल डेयरी। ये सब क्या है, ऐसे कोऑपरेटिव्स शॉप हैं जो क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। खासकर ये दूध वाली है, लिखा ना, इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात, इट हैज़ बॉट फ्रॉम द वाइट रिवोल्यूशन इन द कंट्री, ठीक है।
ये सब गरीब लोगों के लिए ही लाया गया था। ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया समरी वाइज में। बाकी मिलते हैं क्लास 10 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मौज मस्ती करते रहिए। ठीक है, गुड लक।